हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर चुके थे और मैंने कुछ उसके ऑब्जेक्टिव वर्कशीट दी थी आप लोगों को। आज मैं आपको नेक्स्ट यूनिट की तरफ ले चल रहा हूँ और पीछे का जो कंटेंट है उसको आप तैयार करते रहिए और उससे रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करते रहिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 की, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और वो कंसेप्ट यहाँ हल्के फुल्के यूज़ होंगे। तो अब आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। तो इस यूनिट में बेसिकली दो सेक्शन हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें सबसे पहले हम जो है सेक्शन फर्स्ट की बात अगर हम पढ़ें तो सिलेबस की बात कर लेते हैं इस यूनिट के पहले। तो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये आपको इस यूनिट में ये दो सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे और बोर्ड में ये लगभग 6-7 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम पहले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खूब अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसकी पहले बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। किसी सरफेस से जब लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यानी कि किसी भी सर्किट में जब लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो जाता है या उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई अगर क्लोज सर्किट है, उसके अक्रॉस अगर लगातार आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इस क्लोज सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाती है और ये करंट इंड्यूस तभी होती है जब उसके दो ओपन एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए। तो अब ये प्रोड्यूस क्यों होता है, इंड्यूस क्यों होता है, उसकी बात करते हैं। जैसे किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉन्टीन्यूअस फोर्स लगता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। जैसे ही आयन का मूवमेंट होता है तो अगर कोई सर्किट है तो उसके दो एंड्स होते हैं, एक पर पोटेंशियल हाई हो जाता है और एक पर पोटेंशियल लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाती है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका सबसे पहला टॉपिक है और ये कोई बहुत टफ नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको देखना है कि किस तरीके से इसका मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा, वो भी उसी की तरह है। अब यहाँ पर जैसे कोई सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर ये है, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो एग्जैक्टली अगर इस सरफेस का आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें तो डेफिनेशन ये कहती है कि एरिया वेक्टर के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो और एरिया का मल्टीप्लिकेशन उस सरफेस के फ्लक्स को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेसिकली दो वेक्टर हैं, फिर से इसको समझ लीजिए। एक वेक्टर ये है जो कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये है जो कि वेक्टर बी है। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है और ए वेक्टर एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का इसके अलाउंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर, कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर यानी कि बी कॉस थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये फाई इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा, राइट। अब फाई इज इक्वल्स टू जब बी ए कॉस थीटा बन गया तो सिंपल तरीके से ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, राइट। तो इसको दो तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। तो ये बात होगी किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब कोई ऐसी सरफेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है तो उसके फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कॉन्टिन्यूसली, तब क्या होगा, तब क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं जो कि क्या हो गया, ये हो गया ए और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका फ्लक्स निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई इज इक्वल्स टू कितना, डी फाई इज इक्वल्स टू, इसका एरिया वेक्टर स्मॉल एलिमेंट है इसलिए डी ए कंसीडर कर लिया। तो डी फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी डी ए, दोनों वेक्टर हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड या एरिया जो है वेरी कर रहा हो तब आप इसको इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एसआई यूनिट की बात करें तो फार्मूला है फाई इज इक्वल्स टू वी ए। बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एसआई यूनिट टेस्ला होता है और एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या आया, एसआई यूनिट आया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोलते हैं, वेबर, 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होता है इसका फाई इज इक्वल्स टू कितना, वी ए। अब यहाँ पर अगर आप इसका सीजीएस यूनिट निकालना चाहें तो सीजीएस यूनिट भी निकाला जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मैक्सवेल के बराबर। तो mx इज इक्वल्स टू 1 mx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट हो गया। इन दोनों में आपस में रिलेशन भी होता है। तो 1 वेबर में 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, राइट। तो ये सीजीएस और एसआई यूनिट में दोनों में आपस में रिलेशन भी होता है। तो ये बात हो गई किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या नेगेटिव भी होता है, तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अगर कोई सरफेस है, यहीं पर देख लेते हैं, अगर कोई ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर लाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लाई कर रही है, तो ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। ऐसे में फाई इक्वल्स टू लगेगा VA cos 180 डिग्री, और ऐसे में फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू -BA, यानी कि फ्लक्स नेगेटिव भी होगा। इस स्थिति में अगर कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स मैक्सिमम भी होगा और पॉजिटिव होगा। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का आना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर होगा। तो आज मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स को कवर किया है। इसको रिवाइज कर लें, कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से पूरी तरीके से आगे की तरफ सिलेबस मूव करेगा। थैंक यू सो मच।